दोस्तों करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर हमारे सभी शॉर्ट पेपर चल रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर के, यानी सभी जो भी 2011 से 2024 तक के संपूर्ण PYQ लगवाए जा रहे हैं, जो कि CTET पेपर 2 के। तो आप सभी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 6 to 8 सबको पता है, NCERT जो फॉलो कर रहा होगा उन सबको पता होगा, उसी में से सारे सॉल्व पेपर आते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर जो पहले आ चुके हैं पेपर एग्जाम में वही आएंगे। तो वो सभी लगवाए जा रहे हैं इस चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर लगाइए। तो हमारा बाल विकास एवं सोशल साइंस एवं हमारा हिंदी सभी आप प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम ना गवाते हुए। अगर टाइम हमारा ऐसे ही बातों में चला जाएगा तो हम क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाते। और ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लास नहीं लाती हूँ मैं। अगर मैं ऐसी लाती हूँ कि अगर मैंने 15-20 क्वेश्चन कराए हैं तो उससे आगे की अगली क्लास में आ जाती हूँ, उससे आगे की अगली क्लास में। इस प्रकार से मैं क्वेश्चन एक भी नहीं छुड़वाती हूँ। मैं कम इसलिए करवा रही हूँ, और अगर ज़्यादा देखना है आपको, ज़्यादा क्वेश्चन वाली क्लास, तो वो भी प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, पहले करवा दी गई हैं, जो कि एक डेढ़ घंटे की हैं। तो आप सभी जाकर देख लीजिए। और कम देखना है तो चल भी रही हैं, क्योंकि आप सभी पूरी क्लास नहीं देख पाते हैं, इसलिए थोड़े कम क्वेश्चन कर दिए थे। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो नए आए हुए हैं वो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी ये क्लासेस देखनी पड़ेंगी अगर CTET का पेपर देना है तो, क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बाल विकास में क्या से क्या तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो पहले आप आंसर टिक कीजिएगा, फिर मैं करूँगी। यानी आप सोच लीजिएगा ये आंसर है आपको, तो उससे डाउट सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा था। तो बाल विकास में क्या से क्या तक होने वाली वृद्धि का बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो जन्म, माध्यमिक बाल्यावस्था या जन्म किशोरावस्था या गर्भधारण किशोरावस्था या गर्भधारण माध्यमिक बाल्यावस्था। तो देखो जिसने हमारी पेडागोजी में टैग वर्ड पढ़े हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लास भी डली है, वो भी प्लेलिस्ट में पेडागोजी वाली में है ना। तो जाकर देख लीजिए, उससे आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपके जो तर्क दिमाग होता है ना उसकी तरह से। चलो आज का क्वेश्चन में आंसर है, बाल विकास में गर्भधारण से किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, कथन और तर्क, फिर उसके आधार पर हम आंसर देंगे। तो थोड़ा कलर बदल लेते हैं, अच्छा सा ना समझ में आ जाए। अब पढ़ेंगे हम कथन। बच्चों के विकास के मार्ग व प्रकृति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, या आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करती है। तो हमारा इन दोनों तर्क यानी कथन एवं तर्क को पढ़ने के बाद क्या आंसर आएगा, या दोनों सही हैं या नहीं है, या व्याख्या कर रहे या नहीं कर रहे। तो हमारे दोनों ही सही हैं। हम जैसे पढ़ा है तो हमारे दोनों ही सही है कि पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता मार्ग व प्रकृति का सटीकता से, है ना, विकास में, और आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। राइट, तो दोनों ही हमारे राइट हैं यानी सही हैं। और RA की व्याख्या भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमारा इसके अनुसार फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि समाजीकरण क्या है, उसके आधार पर हम आंसर देंगे। तो समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, और जटिल प्रक्रिया जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है, या व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है, या औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो देखो हमारा समाजीकरण वह है जो जटिल प्रक्रिया है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है ना। तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को ये सभी आंसर देने के लिए NCERT पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी NCERT जरूर फॉलो कीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में भी डली हुई है, और जहाँ से भी करना है या खुद की बुक से कीजिए तो घर पर कीजिए, तो आप NCERT जरूर पढ़िएगा। तो अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, अमूर्त जो
संक्रियात्मक चरण के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए ना। तो पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए या परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए या अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए या समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें देखना अमूर्त संक्रियात्मक चरण। अगर आपने पेडागोजी यानी बाल विकास पढ़ी हुई होगी तो जरूर समझ जाओगे अमूर्त क्या होता है, मूर्त क्या होता है। तो हमें अमूर्त संक्रियात्मक चरण के अनुसार शिक्षिका विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट ABD करेगी, ना कि C, क्योंकि अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। ये क्या तरीका हुआ? ये गलत क्वेश्चन है। अमूर्त तो पूछ ही रहा है और वही नहीं करना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट राइट आंसर है और सेकंड और फोर्थ, तो इसके अनुसार हमारा ABD। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हमारा फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? तो अनुकूलन की या सीखने का निकटस्थ क्षेत्र या संरचनात्मक चित्रण या अग्रिम आयोजन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि यह समावेशन, संयोजन समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? तो ये है हमारे अनुकूलन की। किसकी? अनुकूलन की हो जाएंगी। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे ने किसको जबकि लेव वाइगोत्स्की को क्या क्या को महत्व देते हैं? तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर देखते हैं क्या। तो परिपक्वता संस्कृत उपकरण है या पुनर्वलन स्कीमा में बदलाव या वेधन और अभ्यास पुनर्वलन या उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध संगठन। तो बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे ने जो दिया है अपना तर्क, वो दिया है परिपक्वता। जीन पियाजे ने परिपक्वता को, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने दिया है संस्कृति उपकरण को महत्व, है ना। तो हमारा इसमें ये हम जैसे कि समझे क्वेश्चन को, तो बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे ने क्या तर्क दिया और लेव वाइगोत्स्की ने क्या तर्क दिया। तो हमारा जीन पियाजे ने दिया परिपक्वता का तत्व और लेव वाइगोत्स्की ने दिया सांस्कृतिक उपकरण का तत्व, है ना। तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सी प्रणाली सही नहीं। तो निर्देशित आदान प्रदान या व्यापक चर्चाएं या सहयोगात्मक अधिगम या दोहराव व स्मरण करना। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है, वो हो जाएगी हमारी दोहरा एवं स्मरण करना। ये सही नहीं है ना, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो हमारा फोर्थ ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहल वर्ग नारीवादी नैतिकता को किस पर बल देती है, को नकारती है, किसको नकारती है, किस पर बल देती है। तो हम देखते हैं देखभाल की नैतिकता या नैतिक आदर्शों या न्याय की नैतिकता या सामाजिक अच्छाई की चिंता। तो यह नैतिकता जो देखभाल की नैतिकता पर बल देती है और को नकारती भी है। तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा 9th क्वेश्चन। हावर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया या फिर प्रतिपादित किया कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है, या बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि की संरचना प्रतिपादित की, या 4 गुणनखंड के आधार पर 16 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार है बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, यानी फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। फिर है आगे।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। तो जो भी हमने जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो 2009 है, 2020 है, 2005 है, ये सभी भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। तो संकल्पनात्मक समझ या गैर संदर्भिक विषय वस्तु या रटकर सीखना या परीक्षाओं के लिए सीखना। तो हमारा राइट आंसर ये नेगेटिव वे में चले जाएगा, ये भी। तो राइट बचेगा हमारा क्या, पहला ही। तो पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा संकल्पनात्मक समझ, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है। तो शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, पाठ्य पुस्तकों से या अधिगमकर्ताओं के निष्कर्ष सुनने से या विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। तो बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः होता है विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। क्या, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके, यानी फोर्थ राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फिर है आगे कथन पढ़ेंगे, तर्क, फिर हम उसकी आंसर देंगे। तो बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शिशुअवस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर है तर्क, बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। तो हमारा ए और आर दोनों राइट आंसर हैं। कथन और तर्क दोनों सही हैं और साथ में आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, वो अलग है, ये अलग है। तो आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावक अपने बच्चे की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाएँ, मंदबुद्धि, बुद्धिमान इत्यादि। या फिर अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने या क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके, या अभिभावक जान पाएँ कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता और अभिभावक अपने बच्चे की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर पाएँ। तो देखो, इसलिए शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन को उनके माता पिता यानी अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे कि अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने या क्या या कैसे के बारे में समझ बन सके। इसलिए यानी हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा 14। फिर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे घर पर ट्यूशन लें या उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्रक दिए जाएं, या स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो, या गैर संदर्भित पाठ्यचर्या का पालन हो। तो देखो राइट, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं वह छात्र मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आते हैं, तो अवधारणा सुनिश्चित कैसे करें शिक्षक के जो बच्चे स्कूल आना चाहें। तो कुछ अच्छे कार्यक्रम करवाया जाए, अच्छी ऐसी पढ़ाई करवाया जाए जिससे बच्चों को आनंदित महसूस हो, तो उनको स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो, ऐसे कराया जाए। तो इसलिए हमारा इसके अनुसार तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम 15 आज कराएंगे, 15 कल, इसलिए क्योंकि आपकी भी रुचि बनी रहनी चाहिए आने के लिए चैनल पर और क्वेश्चन करने के लिए, ना कि रुचि हट जानी चाहिए। और हम बहुत सारे क्वेश्चन रख देंगे तो आपकी रुचि नहीं होगी, आपका मन नहीं लगेगा, बहुत सारा है, कौन इतना टाइम देगा। तो आप 15 मिनट तो ओनली आ ही सकते हो ना, तो जरूर आइए और क्वेश्चन डेली लगाइए और छोड़ेंगे नहीं। अगर यहाँ से रोका है हमने तो यहीं से स्टार्ट भी कर देंगे आगे वाला। तो चलो, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। तो आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है, या पुरातत्व को परिभाषित कीजिए, या हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे, या हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई थी।
तो देखो वह प्रश्न कौन है जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता हुआ है फर्स्ट, कि आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद के किस प्रकार से भिन्न है ऋग्वेद से। तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पर क्लास समाप्त होती है। आप सभी जो नए आए हुए हैं वो चैनल को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस और सभी को शेयर कर दीजिएगा। तो चलो आज हम यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, अगली क्लास देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।